Let's start with classification of financial asset, financial liabilities and subsequent measurement. तो पहले तो हम देखेंगे subsequent measurement की पीपी इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरीज क्या थी. कॉस्ट मॉडल एक था जो हमने देखा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड रीवैल्यूएशन मॉडल. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हमने देखा कॉस्ट मॉडल है, फेयर वैल्यूएशन मॉडल है, एंड इंटेंजिबल एसेट्स विद इंडेफिनिट एसेट्स के लिए सिर्फ कॉस्ट मॉडल है, जहां पे इंस्टेड ऑफ अमोर्टाइजेशन इंपेयरमेंट का टेस्टिंग होता है 2 बार. सो 3 अलग अलग कैटेगरीज देखी, पीपी इंटेंजिबल एसेट्स विद डेफिनिट यूजफुल लाइफ, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल. इंटेंजिबल एसेट्स विद डेफिनिट यूजफुल लाइफ के लिए एक्टिव मार्केट होना जरूरी है इन केस यू वुड लाइक टू फॉलो रिवैल्यूएशन मॉडल. इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ कॉस्ट मॉडल, इंपेयरमेंट इन 2 स्टेजेस. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल. कॉस्ट मॉडल फॉलो किया तो फेयर वैल्यू डिस्क्लोज करना पड़ेगा. एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे किया तो सब कुछ फेयर वैल्यू पे करना पड़ेगा. नो डेप्रिसिएशन, नो इंपेयरमेंट, एवरी रिपोर्टिंग डेट फेयर वैल्यू विद ऑल गेन्स एंड लॉसेस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये हमने देखा था. यहां पे 3 कैटेगरीज है. पहली कैटेगरी है कॉस्ट, जिसको हमने नॉमेनक्लेचर दिया है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. सेकेंड कैटेगरी है फेयर वैल्यू, उसका सब डिविजन किया गया है फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई. तो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि पीपी एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ये एक हाइब्रिड मॉडल है. जैसे पीपी में फेयर रिवैल्यूएशन करने के बाद ओसीआई में गेन जाता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू करने के बाद पी&एल में गेन जाता है. तो उसका काइंड ऑफ हाइब्रिड मॉडल हम कह सकते हैं. तो इसकी 2 अलग कैटेगरी, तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. ये फाइनेंशियल एसेट के लिए है. फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के लिए 2 ही कैटेगरीज है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट एंड एफवीटीपीएल. एफवीटी ओसीआई नाम की कैटेगरी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में नहीं है. वहां बात की थी नॉन मॉनेटरी एसेट में पीपी इंटेंजिबल एसेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए. तो ये वहां पे कौन से मेजरमेंट मॉडल से हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करें, ये हमारे पास एक चॉइस होता था वो स्टैंडर्ड्स में. 1638-40 में ये चॉइस था. ये चॉइस हमारे पास नहीं है अंडर IFRS 9. अब IFRS 9 की बात अगर हम करें, इनिशियल मेजरमेंट भी 9 की ही बात थी, तो IFRS 9 में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में कौन सी कैटेगरी में हमें उसको क्लासिफाई करना है, विच मेजरमेंट मॉडल वी शुड फॉलो, ये चॉइस हमारे पास नहीं है. ये खुद वो फाइनेंशियल एसेट डिटरमाइन करेगा कि उसका क्लासिफिकेशन कैटेगरी क्या रहेगा, मेजरमेंट मॉडल क्या रहेगा. ये खुद फाइनेंशियल एसेट डिटरमाइन करेगा. दैट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ दैट फाइनेंशियल एसेट. तो मेरे पास 3 कैटेगरीज है फाइनेंशियल एसेट के लिए. स्पेसिफिक एसेट है यहां पे, ये ध्यान में रखिए, लाइबिलिटी नहीं. एक एफवीटीपीएल, दूसरा एफवीटी ओसीआई और तीसरा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. एफवीटीपीएल एंड एफवीटी ओसीआई में मेरे पास मेजरमेंट बेसिस जो है दैट इज फेयर वैल्यू. बस एफवीटीपीएल में फेयर वैल्यू चेंजेस, अर्लियर रिपोर्टिंग डेट की फेयर वैल्यू और आज के रिपोर्टिंग डेट की फेयर वैल्यू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस एफवीटीपीएल में पी&एल में जाता है एंड एफवीटी ओसीआई में वो ओसीआई में जाता है. क्योंकि अंडरलाइंग एजम्पशन एफवीटी ओसीआई में है वो है एसेट्स की जो वैल्यू चेंज है, इट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांजैक्शनल इन नियर फ्यूचर. ये उसका एजम्पशन है, इसीलिए वो ओसीआई में जाता है. वहां पे कौन सी एसेट्स आती है हम देखेंगे, वो पता है लेकिन उसको रिवाइज करेंगे. और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मतलब अब इसके पिछले वाले सेशन में जो हमने किया था वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मतलब क्या, यहां पे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, लेट्स से 75,000, एड इंटरेस्ट एक्रूड, लाइबिलिटी हो या एसेट हो, इंटरेस्ट एक्रूड करेंगे एट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड एट कोटेड रेट, इंटरेस्ट और एनी अमाउंट, प्रिंसिपल सम भी रीपे हो सकता है. ये सबका रिजल्ट जो आता है दैट इज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. ये जो अमोर्टाइजेशन टेबल में एक सिंगल लाइन है, उसका लास्ट कॉलम हमने बोला था अमाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड. That amount at the end of the period is nothing but amortized cost at the end of that period.
तो एक्सेल शीट में अगर मैं आपके पास शेयर करता हूं तो यहां पे अमोर्टाइजेशन टेबल में ये जो अमाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड है, एट द एंड, दिस इज नथिंग बट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 2, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 3. आर यू विथ मी ऑन दिस? यहां पे लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड एट कोटेड रेट, तो ये रिसीव्ड और पेड वॉट एवर इट इज, ये सिर्फ इंटरेस्ट है यहां पे, बट यहां पे प्रिंसिपल सम भी हो सकता है. यहां पे प्रिंसिपल सम का बुलेट पेमेंट है, सिंगल बुलेट पेमेंट, बट ये पीरियोडिक पेमेंट भी हो सकता है जिसको हम ईएमआई कहते हैं, ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. ये अमाउंट जो है ये इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट वाला अमाउंट है. इंटरेस्ट अक्रू करेंगे एट मार्केट रेट, इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट गया मेरा, एट द एंड इसके बीच का जो डिफरेंस है that will get adjusted in the liability. This amount is called as amortized cost at the end of each reporting period. Am I right? Are you with me? तो ये amortized cost का कैलकुलेशन हमने बहुत अच्छे से एग्जांपल्स लेके देखा है. तो ये amortized cost है. amortized cost में कुछ फ्लक्चुएशन नहीं होता फेयर वैल्यू में, तो उसको अकाउंट कहां पे करे इसकी कोई बात है नहीं. अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस नहीं है कि यहां पे कौन सी कैटेगरी हम सिलेक्ट करें. It depends on the characteristics of the financial asset. फाइनेंशियल एसेट के बारे में पहले बात करते हैं. लाइबिलिटी में ये कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं. लाइबिलिटी में दो ही कैटेगरीज है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट एंड एफईडीपीएल. दो ही कैटेगरीज है लाइबिलिटी की, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. पहले फाइनेंशियल एसेट में क्लासिफिकेशन होता है मेनली बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. तो मेरे पास 1 से 10 ये अलग अलग इलस्ट्रेटिव लिस्ट है मेरे पास ये फाइनेंशियल एसेट का. मेरे पास लोन टू सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट, लोन टू एम्प्लॉइज, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स ऑफ थर्ड पार्टी, डेरिवेटिव एसेट, म्यूचुअल फंड्स, रिसीवेबल्स, ये सब मेरे पास क्या है फाइनेंशियल एसेट्स है, अलग अलग किस्म के. कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी मेरे पास क्या है एक एसेट है. इन सभी फाइनेंशियल एसेट को अगर ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहे हम, तो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक, द फाइनेंशियल एसेट्स विच हैव फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, which has fixed or determinable contractual cash flows. And second category, it's neither fixed nor determinable contractual cash flows. It neither has fixed nor determinable contractual cash flows. दो ही. अब यहां पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो लोन टू सब्सिडरी में मेरे पास क्या है, विथ फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज ही. फिक्स कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज है या डिटर्मिनेबल है, लिखा रहेगा लोन में इतना पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट इतना मिलेगा. इंटरेस्ट वेरिएबल है तो डिटरमाइन कर सकते भले ही फिक्स ना रहे. करेक्ट. सो फिक्स नहीं लिखा, फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल ये लिखा है. लोन टू एम्प्लॉइज, फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज. इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स भी आएगा क्योंकि नीदर फिक्स्ड नॉर डिटर्मिनेबल. डिविडेंड तो मिलेगा तब मिलेगा जैसे मिलेगा, जितना मिलेगा उतना मिलेगा, पता नहीं, डिटरमाइन भी नहीं कर सकते. Investments in equity shares of other companies B. Investments in redeemable debentures A. Preference shares A. Investments in mutual funds B. Investments in mutual funds are subject to market risk. Please read the offer document before investing. Correct? तो इसका मतलब ये है कि मार्केट फ्लक्चुएशंस इसको अफेक्ट करेंगे, तो neither fixed nor determinable. Are you with me everyone? Yes or no? Yes. इन्वेस्टमेंट्स इन कन्वर्टिबल बॉन्ड फिक्स्ड है, लिखा रहेगा ना. कन्वर्टिबल बॉन्ड्स में कन्वर्जन होगा तो इक्विटी शेयर्स में होगा, नहीं तो इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल सम भी मिलेगा. तो फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल है जो भी मिलेगा वो. लोन्स एंड एडवांसेस ए, रिसीवेबल्स ए, डेरिवेटिव एसेट्स बी. तो इस तरीके के मेरे क्या है, ये अलग अलग दो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग फाइनेंशियल एसेट्स की. तो मैंने इसको बाइफरगेट कर लिया इन सबको. अब बात बिल्कुल सिंपल है, ये मेरे पास फ्लो चार्ट है बट स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. पहले ये सेक्शन देखेंगे. तो अमोर्टाइज कॉस्ट में अगर क्लासिफाई करना है तो सबसे कम वोलेटिलिटी है, तो यहां पे दो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2.
ये फाइनेंशियल एसेट्स, ऊपर वाली ये फाइनेंशियल एसेट्स मुझे क्लासिफाई करनी है इन दो कैटेगरीज में। तो पहला कंडीशन है द फाइनेंशियल एसेट विच यू हैव विच यू वुड लाइक टू सब्सिक्वेंटली मेजर। इनिशियल मेजरमेंट क्लियर है, फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे आफ्टर एडजस्टिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट इफ इट्स नॉट एट एफवीटीपीएल। एफवीटीपीएल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट कर दो, अदरवाइज ट्रांजैक्शन कॉस्ट एडजस्ट कर दो, फेयर वैल्यू पे उसको मेजर करो। फेयर वैल्यू लेस और एड योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। एसेट है तो एड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दोनों आउटफ्लो है। अगर इनकम है तो लेस, क्योंकि एक आउटफ्लो है एक इनफ्लो है, एक एसेट है एक लाइबिलिटी है, तो नेट करके उसको दिखाना है। तो ऐसी फाइनेंशियल एसेट जो मेरे बुक्स में है, जो ऊपर यहां पे लिखी है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे करना है? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में करना है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में, हाँ या ना? करना है। तो पहले चेक करो फाइनेंशियल एसेट में ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं क्या, ये चेक करो। पहला कंडीशन वो ये कहता है कि विदिन वेदर दैट फाइनेंशियल एसेट इज विदिन द बिजनेस मॉडल। कौन सा बिजनेस मॉडल? बिजनेस मॉडल ऑफ हेल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। तो यहां पे पहला कंडीशन आता है ये 1A, इट मस्ट हैव कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज। दिस इज 1A। ये 1A कंडीशन है दैट इट मस्ट हैव कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज है क्या? इसका मतलब हमने जो पहले फाइनेंशियल एसेट्स देखे थे, इसमें फिक्स्ड और डिटरमिनेबल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज जिसे है वो सिर्फ ए वाले ही है। तो जितने ए वाले हैं उतना ही अकाउंटिंग मेरा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में हो सकता है, क्योंकि पहला ही कंडीशन ये कहता है कि इसको फिक्स्ड और डिटरमिनेबल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज चाहिए। मतलब बी वाले जो है इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड डेरिवेटिव एसेट्स, आउट ऑफ क्वेश्चन ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनको यहां पे फिक्स्ड और डिटरमिनेबल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज है ही नहीं। बात समझ में आई आपको? वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो से आप क्या करते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज योर इंटेंशन विथ योर कैश फ्लोज ऑफ दैट फाइनेंशियल एसेट? माय ऑब्जेक्टिव विथ द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो इज टू कलेक्ट the contractual cash flows. It is held to collect contractual cash flows. ये 1B है। मेरा ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स दिस कैश फ्लोज इज हेल्ड टू कलेक्ट। मैं किस लिए इस फाइनेंशियल एसेट को लेके रखा है? मैंने कलेक्ट करना है। मुझे किसी को लोन दिया है, प्रिंसिपल सम देगा, इंटरेस्ट पे करेगा पीरियोडिकली, बुलेट पेमेंट, पीरियोडिकल पेमेंट, वॉट एवर इट मे बी, माई इंटेंशन इज टू कलेक्ट। प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, रिडम्पशन होगा तब पैसे लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा। डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, रिडम्पशन लूंगा, पीरियोडिक इंटरेस्ट लूंगा। बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, किसी को लोन दिया है, डिपॉजिट दिया है, इंटेंशन इज टू कलेक्ट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज। दूसरा कोई इंटेंशन हो सकता है? हां, क्यों नहीं। अगर मैंने किसी डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है जो लिस्टेड है, ट्रेडिंग का इंटेंशन हो सकता है। जैसे ही बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मार्केट रेट जब था 8 से 10%, तब गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया था 10% से। बाद में इंटरेस्ट रेट कम आ गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की फेयर वैल्यू बढ़ी, ट्रेडिंग के लिए रखा है। बेच दो पैसे कमाओ, बेच दो पैसे कमाओ, ट्रेडिंग। दूसरा इंटेंशन हो सकता है। कैश फ्लोज भी है लेकिन इंटेंशन ट्रेडिंग का है। कैश फ्लोज है लेकिन इंटेंशन ट्रेडिंग का है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से वो या इस कैटेगरी में वो नहीं बैठेगा, भले ही उसको फ्री फिक्स्ड और डिटरमिनेबल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज है, लेकिन यहां नहीं बैठेगा, क्योंकि उसके टुवर्ड्स का इंटेंशन इज नॉट टू कलेक्ट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, ट्रेड इन दैट एंड देन रिसीव द मनी, देन रिसीव द प्रॉफिट, रियलाइज द प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है सबको मेरी? लेकिन जिस किसी फाइनेंशियल एसेट को फिक्स्ड और डिटरमिनेबल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज है, जिसके टुवर्ड्स कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, कलेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज का इंटेंशन है, तो वो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई करेंगे। क्या कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे? नो, यहां पे लिखा है नो इट विल नॉट सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन। तो यहां पे कुछ एसेट्स आती है,
एक आता है इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स, वो चाहे कौन सी भी इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स हो, पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, अदर कंपनी, जो भी हो, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स, पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी क्योंकि फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज नहीं। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड्स, ये एग्जांपल्स है, फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज नहीं। तीन, डेरिवेटिव एसेट्स, फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज नहीं, निकल जाएंगे यहां से। चार, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड डिबेंचर्स, डेट इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, जिसमें फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज है लेकिन उसका इंटेंशन है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। तो ये चार जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये मेरे कंडीशन नंबर 1 ऑफ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट सेटिस्फाई नहीं करते। ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते, ये कभी भी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में नहीं जा सकते। तो बात खत्म ही हो गई यहां पे स्ट्रेट अवे। ये जो एसेट्स है ए वाली सभी एसेट्स आ सकती है, अनलेस ए वाली एसेट्स ट्रेडिंग के लिए रखी है तो फिर वो कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं करेगी। अदरवाइज ए वाली सभी एसेट्स मेरी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में आ सकती है, प्रोवाइडेड इट सेटिस्फाइज कंडीशन नंबर 2 एज वेल। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 कहती है कि दीज कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज आर रिप्रेजेंट्स। ये कैश फ्लो क्या है? ये कैश फ्लो जो मुझे आते हैं ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। एसपीपीआई मतलब है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। जो मुझे रीपे करता है बोरोअर, ये मुझे रीपे क्या कर रहा है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही रीपे कर रहा है। इंटरेस्ट का मतलब हमने बहुत बार देखा बट वो अभी काम में आएगा। इंटरेस्ट इज रीपेमेंट ऑफ, इंटरेस्ट इज कंसिडरेशन फॉर टाइम वैल्यू एंड क्रेडिट रिस्क। इसके अलावा और भी कोई फैक्टर इंटरेस्ट के तौर पे मेरे पास आ रहा है, स्पेक्यूलेशन जैसे कन्वर्जन ऑप्शन इन एडिशन टू टाइम वैल्यू एंड क्रेडिट रिस्क, तो ऐसे सिचुएशन में ये लिवरेज्ड इंस्ट्रूमेंट होगा, ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। मेरी इंस्ट्रूमेंट में जो कैश फ्लोज आने वाले हैं दैट शुड बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओनली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एंड नो अदर कंसिडरेशन। इफ एज अ कंसिडरेशन आई एम रिसीविंग प्रिंसिपल plus time value plus credit risk plus conversion option, then it is not consistent with SPPI. It will not be eligible under amortized cost. इसका मतलब इन्वेस्टमेंट्स इन कन्वर्टिबल बॉन्ड भले ही इसके फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट principal and interest. Those cash flows does not represent sole repayments of principal and interest. It also provides you additional consideration of conversion option. इसीलिए not consistent with SPPI because this instrument is leveraged because of the conversion option. कंसिडरेशन के तौर पे मुझे क्या मिलता है? टाइम वैल्यू प्लस क्रेडिट रिस्क प्लस कन्वर्जन ऑप्शन, और इसलिए ये जाता है एफवीटीपीएल, इसका क्लासिफिकेशन। ये इस तरीके के जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट्स है, इफ आई हैव सब्सक्राइब, इफ आई हैव इन्वेस्टेड इन अ कन्वर्टेबल बॉन्ड, देन मेरा वो क्लासिफिकेशन उस बॉन्ड का, उस इन्वेस्टमेंट का एफवीटीपीएल में ही जाएगा। बात समझ में आ रही है आप सबको? सर एक क्लैरिटी चाहिए। हो गया 7 क्या हो रहा है? एक कैटेगरी वही क्लैरिटी रहेगा। नहीं, एक साथ मत बोलिए प्लीज। संजय बोलिए पहले। एक क्लैरिटी चाहिए सर। जो ऊपर ए पॉइंट में है लोन टू एम्प्लॉइज और ये सब्सिडरी, वो फिक्स्ड एंड डिटरमाइनेबल है, बट अगर उसमें मार्केट रेट से कुछ डिस्काउंट या कंसेशन रहेगा
So will it be also same? हाँ, मार्केट रेट से आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, 0% इंटरेस्ट है। मैंने कहा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों चाहिए, दोनों में से कोई एक चाहिए। दोनों रहेगा तो फिर भी अच्छा है। ऑब्लिगेशन जो है सामने वाली पार्टी का, इट मे बी टुवर्ड्स प्रिंसिपल, इट मे बी टुवर्ड्स इंटरेस्ट, इट मे बी टुवर्ड्स बोथ। पीरियोडिक पेमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट से डिटरमाइन कर पा रहे हो कि नहीं आप कितने पैसे मिलेंगे। कर पा रहे, बट सेवेंथ में भी कर पा रहे, बट सेवेंथ में क्या है कंडीशन कि इट इज अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट देयर इज अनदर कंसिडरेशन। तो एडिशनल है ना, तो लीवरेज्ड है। मेरे यहाँ पे शायद इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरा फिर भी अकाउंटिंग जो होता है वो इंटरेस्ट का होता है ना, ईआईआर से। क्लियर। मैं फेयर वैल्यू पे लाता हूं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से उसका अकाउंटिंग करता हूं, तो इंटरेस्ट अक्रू तो करता हूं, भले ही वो सेपरेट ना मिले। मैं इंस्ट्रूमेंट फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करता हूं और फिर बाद में इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करता हूं। ठीक, क्लियर क्लियर हो गया। हाँ बोलिए अभी प्रकाश। सर बस वही था, 7 पॉइंट विल स्टे ए, और डिटर्मिनेबल कैश फ्लोस तो है, बट वही सेम थिंग लाइक हाँ, समझ में आया, लेवरेज। क्लियर हो गया। यस। एक बार चैट देख लीजिए सर। हाँ क्या कहा आशुतोष? चैट देख लीजिए एक बार सर। हाँ चैट देख लेता हूं। YouTube पे मैं कल अपलोड कर दूंगा ये, ठीक है। ओके सर। ये तो इसीलिए यहां पे फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया था कि लेट्स से कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज मेरे इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है टू द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहां पे भी स्पेक्यूलेशन है, तो वो भी मेरा कहां जाएगा, एफवीटीपीएल में जाएगा। सो अगर ये कंडीशन सेकंड मीट नहीं हुआ तो डायरेक्टली कहां जाता है, डायरेक्टली एफवीटीपीएल में जाता है। सो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये एलिजिबल है अंडर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, तो ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में जा सकता है अनलेस देयर इज अकाउंटिंग मिसमैच। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में जाएगा। तो लोन टू सब्सिडरी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, एक्सटर्नल पार्टीज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, रिडीमेबल डिबेंचर्स अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, then loans and advances receivable in cash amortized cost, and ये FVTPL investments in convertible bonds because those are leveraged instrument, it will be taken to FVTPL। अब देखते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते, वो ये चार है, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव एसेट्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। तो मैं चेक करता हूं कि वेदर इट इज एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अगर वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है नहीं तो ये डायरेक्टली कहां पे जाएंगे, मतलब 2, 3 और 4, दिस इज नॉट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, सॉरी, दिस इज नॉट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ये डायरेक्टली जाते हैं यहां से पीएनडल में, ये डायरेक्टली पीएनडल में जाते हैं 2, 3 और 4, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स नहीं है ये। जो इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स है, अगर वो इक्विटी शेयर्स ट्रेडिंग के लिए रखे तो वो भी एफवीटीपीएल में जाएंगे, वो ट्रेडिंग में नहीं है। मतलब इन्वेस्टमेंट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए रखी है, आपके कई बार ये इंटेंशन कहां से पता चले, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है या लॉन्ग टर्म के लिए, कहां से पता चले, बोर्ड रेजोल्यूशन से, कंपनीज की केस में, तो वहां पे जाके पता चले या ट्रेडिंग के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए है डिविडेंड पाने के लिए, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है ओसीए वाला ऑप्शन, ये स्पेसिफिकली ऑप्ट करना पड़ता है, नीड टू बी ऑप्टेड बाय प्रोवाइडिंग disclosure note in notes to accounts,
ये नोट प्रोवाइड करके ही ये ऑप्ट करना पड़ता है, स्पेसिफिक एक्सप्लिसिट नोट देना पड़ता है, एक्सप्लिसिटली ये ऑप्ट करना पड़ता है। ये अगर नोट नहीं दिया, ओसीआई में हम इसको क्लासिफाई करेंगे लॉन्ग टर्म है, ओसीआई में क्लासिफाई करेंगे, ऐसा एक्सप्लिसिट नोट नहीं दिया तो आप इसको एफवीटीपीएल में ही क्लासिफाई कर पाओगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं। नोट नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली एफवीटीपीएल में जाएगा, जो भी फेयर वैल्यू चेंजेस है पीएनएल में। सो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर ऑफ एनी कंपनी, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर ऑफ एनी कंपनी, इफ यू डू नॉट ऑप्ट फॉर ओसीआई ऑप्शन स्पेसिफिकली, तो वो आपके एफवीटीपीएल में जाएंगे। ट्रेडिंग है तो चॉइस है ही नहीं, ट्रेडिंग है तो डायरेक्टली एफवीटीपीएल में जाएगा। एनी इन्वेस्टमेंट्स विच इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग विल बी क्लासिफाइड अंडर एफवीटीपीएल, वो डेट इन्वेस्टमेंट हो या वो चाहे इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो या म्यूचुअल फंड हो या डेरिवेटिव हो, एनीथिंग हेल्ड फॉर ट्रेडिंग विल बी अकाउंटेड अंडर एफवीटीपीएल। जो इंटेंशन है वो दिखना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर लॉन्ग टर्म है इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स, आपको क्लासिफाई करना है ओसीआई में तो स्पेसिफिक एक्सप्लिसिट नोट देना है और उसको ऑप्ट करना है, अदरवाइज वो पीएनएल में जाएगा। दैट ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली एट इंसेप्शन, वंस ऑप्टेड इट इज नॉट रिवोकेबल। एक बार कोई चीज ओसीआई में गई तो हमेशा ओसीआई में रहेगी, पीएनएल में गई तो हमेशा पीएनएल में रहेगी। ये स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट अवेलेबल है, चॉइस इज अवेलेबल स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट। ठीक है, यहां पे बोला कि बुक रिजोल्यूशन विल बी द बेस टू इंटेंशन पता करने के लिए वो काम में आएगा। बट अगर वहां पे कोई साइलेंट है, वहां पे कोई डिस्क्लोज नहीं है, तो फिर वो ट्रेडिंग करके पकड़ने का, अज्यूम करने का। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ इंटेंशन रहेगा ही वहां पे। ये मैनेजमेंट को उसका रेटिफाई करना पड़ेगा कि वेदर इट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और इट इज हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस। ये हुआ मेरा टेबल यहां पे, जिसमें मैंने क्लासिफाई किया है इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडियरीज अदर कंपनीज इज डिपेंड करता है एफवीटीपीएल और एफवीटीओसीआई, इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड एफवीटीपीएल, डेरिवेटिव एसेट्स एफवीटीपीएल, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर ऑफ सब्सिडी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट को भी ओसीआई एफवीटीपीएल का सिमिलर एप्लीकेबल है अगर उसका अकाउंटिंग आईएफआरएस 9 के अंडर होता है। लेकिन एक स्मॉल पॉइंट है, इफ दैट इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर इज इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर एंड सब्सिडियरी, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका क्लासिफिकेशन और अकाउंटिंग एज पर IAS 27 भी हो सकता है। करेक्ट है? सो कंसोलिडेशन तो करना पड़ता है, वो IFRS 10 के हिसाब से होगा अगर वो सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट है तो। बट वहां पे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर ऑफ सब्सिडरी ये लाइन आइटम आएगा फाइनेंशियल एसेट्स के अंडर, तो वो उसका मेजरमेंट या तो IFRS 9 के हिसाब से होगा, एफवीटीओसीआई या एफवीटीपीएल, या IAS 27। सो इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी यहां लिखा है आगे ऊपर, तो यहां पे मैं लिखता हूं इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट, चॉइस है IAS 27 एट कॉस्ट लेस इंपेयरमेंट और IFRS 9 FVTOCI if not selected FVTPL। तो ये इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट को ये चॉइस है। Is everybody with me on this? एग्जामिनेशन में यह भी हो सकता है कि क्लासिफिकेशन पहले डिटरमाइन करो और फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या होगा यह आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन की कैटेगरी अगर एफवीटीपीएल है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल बी अकाउंटेड इन पी&एल। ये कैटेगरी अगर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट एफवीटीओसीआई फाइनेंशियल एसेट की, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल बी एडजस्टेड इन द फाइनेंशियल एसेट। ठीक है,
दो पॉइंटर्स इसमें लास्ट वाले, एफवीटी ओसीआई कैटेगरी में डेट इंस्ट्रूमेंट भी आ सकता है। डेट इंस्ट्रूमेंट आइडियली इफ इट इज हेल्ड फॉर बिजनेस, हेल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, ये एक ही पर्पज है, तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में जाएगा प्रोवाइडेड एसपीपीआई इज आल्सो सेटिस्फाइड। लेकिन यहां पे अगर ड्यूअल मॉडल है डेट इंस्ट्रूमेंट का, डेट इन्वेस्टमेंट का अगर ड्यूअल मॉडल है, हेल्ड टू कलेक्ट प्लस हेल्ड टू सेल एंड एसपीपीआई क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है, तो ये कैटेगरी जाएगी एफवीटी ओसीआई में, क्योंकि एचटीसी प्लस H2S ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में जा सकता। हेल्ड टू सेल, ये कौन सी इन्वेस्टमेंट्स ऐसे हो सकती है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एसएलआर सिक्योरिटीज, जिसकी एक इन्वेस्टमेंट लिक्विड एसेट में रहनी ही चाहिए, तो वो देखना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है खुद के लिए कि वो लिक्विडिटी रेशो मेंटेन होता है या नहीं। कल अगर लिक्विडिटी की जरूरत पड़े तो वो एसएलआर सिक्योरिटीज बेचेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, पैसे की जो रिक्वायरमेंट है वो मिटिगेट करेंगे। बट अदरवाइज ये एसएलआर सिक्योरिटीज ऑन ऑनगोइंग बेसिस जब तक हम हमारे पास रखेंगे तब तक कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज कलेक्ट करते जाएंगे। ट्रेडिंग करने का इरादा नहीं होता। सेल क्यों करेंगे, स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड है। सेल करेंगे टू चेक वेदर दीज आर लिक्विड एसेट्स और नॉट, टू प्रूव दीज एसेट्स आर लिक्विड ऑन ऑनगोइंग बेसिस। परचेस करेंगे, कुछ महीने कलेक्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, उसके बाद बेच देंगे। ट्रेडिंग करना इरादा नहीं है, उसकी लिक्विडिटी है या नहीं वो चेक करने के लिए वो हम उसको परचेस करेंगे बेचेंगे, परचेस करेंगे बेचेंगे। ट्रेडिंग करना इरादा नहीं है। ट्रेडिंग करना इरादा है तो वो एफवीटीपीएल, ट्रेडिंग करना इरादा नहीं है बट स्टैट्यूटरीली उसकी लिक्विडिटी चेक करनी पड़ेगी, इसीलिए वो ओसीआई में जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? ये एचटीसी बिजनेस मॉडल से रिलेटेड कुछ कंडीशंस है। वो इंटेंशन उसका ये नहीं है कि आखिर तक मैं उसको उसके मैच्योरिटी तक मेरे पास रखूं। हेल्ड टू मैच्योरिटी उसका कैटेगरी का नाम नहीं है, हेल्ड टू कलेक्ट है। अगर ये बीच में मैंने बेच दिया मैच्योरिटी से पहले तो चल सकता है, ये बस ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होना चाहिए और उसका कोई रीजन चाहिए। किस रीजन की वजह से बेचा है, तो हमने ये पकड़ के चलेंगे कि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में आगे आने वाली सिक्योरिटीज भी क्लासिफाई हो सकती है सिमिलर। तो रीजन ये है कि अगर मेरे पास लिक्विडिटी चाहिए, मतलब मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट करके रखा है बट अभी मैन्युफैक्चरिंग प्लान डालना है तो पैसे की जरूरत है तो बेच दिया, चल सकता है। जिस इन्वेस्टमेंट में मैंने पार्क करके रखे थे पैसे, इन्वेस्टमेंट किया था, उसकी क्रेडिट रिस्क काफी बढ़ गई, सिग्निफिकेंटली बढ़ गई उसकी क्रेडिट रिस्क। अब मैं उसको मेंटेन नहीं रख सकता मेरा इन्वेस्टमेंट, भाई पैसे प्यारे हैं मुझे, अकाउंटिंग चाहे जैसा भी हो, तो मैंने उसको बेच दिया, पैसे निकाल लिए, बात खत्म। चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आने वाली इन्वेस्टमेंट उस कैटेगरी में जा सकती है। बट जब कभी ये बहुत ज्यादा सेल होता है उस टाइप के इन्वेस्टमेंट का फॉर नो रीजन, तो नई वाली जो इन्वेस्टमेंट आप परचेस करोगे उसका कैटेगराइजेशन शायद अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में नहीं कर सकते आप, आपका ऑडिटर आपको अलाउ नहीं करेगा। यू विल नॉट बी एबल टू क्लासिफाई सच इन्वेस्टमेंट जिसका सेल बहुत फ्रीक्वेंटली हुआ है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वजह से, वो आप अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में उसका क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। ये बात है। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में क्लासिफाई करना है तो आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। दो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, दिस ऑप्शन इज ओनली ऑन अकाउंटिंग मिसमैच। एट इंसेप्शन ये फाइनेंशियल एसेट की से रिलेटेड, ये लेट्स से 10% डिबेंचर, 10% बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है। अब ये 10% डिबेंचर, 10% बॉन्ड में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और आपने इसकी फेयर वैल्यू फ्लक्चुएट ना हो, इसीलिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है तो फेयर वैल्यू में फ्लक्चुएट होगा, कैश फ्लो में फ्लक्चुएशन नहीं होगा। तो आपने कोई एक इंटरेस्ट रेट स्वैप परचेस करके रखा है, तो इंटरेस्ट रेट स्वैप का एग्जिस्टेंस ही ये इंस्ट्रूमेंट है विच इज 10% फिक्स्ड रेट बॉन्ड। 10% फिक्स्ड रेट बॉन्ड अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट हिल जाता है तो इसका फेयर वैल्यू हिलेगा। तो रिडम्पशन के वक्त शायद
या उससे एग्जिट पाते वक्त आपकी अमाउंट अलग आएगी, जो आपको एक्सपेक्टेड है उससे कम ज्यादा अमाउंट आ सकती है। मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, तो जैसे मैंने आपको कहा मार्केट इंटरेस्ट रेट 10% है जब इन्वेस्टमेंट किया था, तो बाद में 5% आ गया मार्केट रेट, मुझे फिक्स मिल रहा है 10%, मार्केट में 5% चल रहा है, तो डेफिनेटली इसका भाव ज्यादा आएगा। लॉजिक है। जो इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट आपको 10% का इंटरेस्ट देती है, जहां पे मार्केट रेट 5% है, तो जाहिर सी बात है कि इसका फेयर वैल्यू बढ़ेगा ना। कैलकुलेशन से भी आपको पता चलेगा इसकी फेयर वैल्यू बढ़ेगी। 10% से कैश फ्लोस प्लॉट करो, डिस्काउंट करो 5% से, फेयर वैल्यू ज्यादा ही आएगा। हमने उल्टा किया था, इफ यू रिमेंबर, हमने इंटरेस्ट रेट प्लॉट किए थे 5% से 10% से, और उसको डिस्काउंट किया था ज्यादा इंटरेस्ट रेट से। करेक्ट। कोटेड इंटरेस्ट रेट लेट से 5% है, 5% के कैश फ्लो प्लॉट किए, डिस्काउंट किया मार्केट रेट 10% से, फेयर वैल्यू कम आ गई। हम उल्टा करेंगे, फेयर कैश फ्लोस प्लॉट करेंगे 10% से, डिस्काउंट करेंगे 5% से, फेयर वैल्यू ज्यादा आएगा। पर ये मैथ्स में मत अटकिए, लॉजिक लगाइए। आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है जिसका फिक्स्ड रेट 10% आपको मिल रहा है, मार्केट रेट 5% है, तो कोई भी आपसे ये परचेस करते वक्त आपको ज्यादा कीमत देगा, वो कहेगा नहीं सर आप ज्यादा पैसे लीजिए, गवर्नमेंट बॉन्ड है, इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, सिक्योर्ड है, 10% से मिल रहा है, आप ये मुझे दीजिए। तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में 1,50,000 में भी बेच सकता हूं, जो भी फेयर वैल्यू आएगी उसकी। तो ये इस तरीके का मेरे पास क्या है, ये फेयर वैल्यू फ्लक्चुएशन हो सकता है फिक्स्ड रेट में। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, उसकी फेयर वैल्यू सिक्योर करने के लिए कम आया, फॉर एग्जाम्पल मार्केट रेट बढ़ गया 10% से, तो प्रॉब्लम है, फेयर वैल्यू कम होगा। इससे बचने के लिए मैंने इंटरेस्ट रेट स्वैप लिया। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप इज अ डेरिवेटिव जिसका मेजरमेंट कहा जाता है एफवीटीपीएल। अंडरलाइन किसकी वजह से लिया, मैंने लिया 10% फिक्स्ड रेट बॉन्ड की वजह से लिया, जो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में है। इंटरेस्ट रेट स्वैप एफवीटीपीएल में है, दोनों का बेसिस अलग अलग है मेजरमेंट का, अकाउंटिंग मिसमैच, उसको एक लाइन पे लाना है। तो ये मैं एक ऑप्शन मुझे मिलता है कि ये इंसेप्शन पे अगर मिसमैच है तो मैं ये क्या करता हूं, 10% फिक्स्ड रेट बॉन्ड भी मैं एफवीटीपीएल में डेजिग्नेट कर सकता हूं मेजरमेंट के लिए। ये बात है, एग्जामिनेशन के लिए इतना काम का नहीं है, प्रैक्टिस लाइफ में आ सकता है, तो अभी भूल भी सकते हैं फॉर द टाइम बी। बट ये जो पहली एक्टिविटी मैंने की, 10% फिक्स्ड रेट बॉन्ड की फेयर वैल्यू में फ्लक्चुएशन आएगा, उससे बचने के लिए जो मैंने लिया है इंटरेस्ट रेट स्वैप, इसको हेजिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हेजिंग कहते हैं। हेजिंग पीएनएल में वोलेटिलिटी बढ़ाएगा, ओवरऑल वोलेटिलिटी कमी रहेगी ओवर द लाइफ ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। यहां पे गेन होगा तो यहां पे लॉस होगा, यहां पे लॉस होगा तो यहां पे गेन होगा, सिंपल सी बात है। इसीलिए वो क्या है, हेजिंग है, वो रिस्क कम करता है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो यहां पे फेयर वैल्यू फ्लक्चुएशन आएगा, फेयर वैल्यू कम होगी यहां की, यहां पे लॉस होगा, यहां पे मुझे अमाउंट ज्यादा मिलेगा, तो यहां पे लॉस यहां पे गेन, कॉम्पेंसेट हो गया, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक जो बॉन्ड एसेट है वो एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, तो उसका गेन और लॉस रिकॉर्ड ही नहीं होगा, लेकिन डेरिवेटिव का रिकॉग्नाइज होगा। तो पीएनएल में वोलेटिलिटी पीरियोडिकली बढ़ेगी, ओवर द लाइफ ये कुछ नहीं आएगी, इनफैक्ट इट विल रिड्यूस। बट जो इकोनॉमिक इंटेंशन है वो रिप्रेजेंट नहीं होता, इसको हम कहते हैं हेजिंग। हेजिंग करने की वजह से इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेफगार्ड होते हैं ओवर द लाइफ ऑफ बोथ द इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन पीरियोडिकली उसकी वोलेटिलिटी बढ़ती है, बिकॉज डेरिवेटिव से जो फ्लक्चुएशन आता है वो दिखता है, अंडरलाइन का फ्लक्चुएशन दिखता नहीं। तो हेजिंग की वजह से अकाउंटिंग मिसमैच बढ़ता है, एक जाता है पीएनएल में, दूसरा जाता है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में। वो रिफ्लेक्ट ओवर द पीरियड होगा, एट द एंड होगा, बट अदरवाइज वो दिखेगा नहीं। तो वो इकोनॉमिक इंटेंशन पीरियोडिकली रिफ्लेक्ट नहीं होता, एट द एंड वो रिफ्लेक्ट करेगा, एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, बोथ द इंस्ट्रूमेंट्स, तब तक नहीं दिखेगा।
इसीलिए तब तक मिसमैच है। वो मिसमैच हटाने के लिए ये एक तरीका है डेजिग्नेशन का, दूसरा तरीका है हेज अकाउंटिंग का। बात समझ में आ रही है? मैंने थोड़ा सा हेज अकाउंटिंग का भी एक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, वो तभी वो जाके यही एग्जांपल मैं तभी भी आपसे बात करूंगा। तो अंडरलाइंग में जो वोलेटिलिटी का रिस्क है, वोलेटिलिटी दो जगह पे आ सकती है, कैश फ्लो में आ सकती है, फेयर वैल्यू में आ सकती है। रिस्क कौन कौन से हैं? याद है आपको रिस्क कौन कौन से? 5 टाइप के रिस्क हमने डिस्कस किए थे, इफ यू रिमेंबर। ब्रॉडली 3, सब डिवाइड करके 5। एक है क्रेडिट रिस्क, जो फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड आता है। किसी को पैसे दिए हैं, पैसे डूब गए, सामने वाले का क्रेडिट रिस्क मैंने उठाया था, तो क्रेडिट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क लाइबिलिटी की केस में आता है, पैसे किसी से लिए, अचानक से उसने वापस मांग लिए, इट विल क्रिएट अ लिक्विडिटी क्रंच, लिक्विडिटी रिस्क। तीसरा होता है मार्केट रिस्क। 3 ही रिस्क है ब्रॉडली। मार्केट रिस्क इज सब डिवाइडेड इनटू 3, सो पहले 2 और मार्केट रिस्क की सब डिवीजन वाली 3, 5 रिस्क टोटल। मार्केट रिस्क में एक रिस्क आता है फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क, फॉरेन करेंसी बोरोइंग, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल्स। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन होगा तो ये अमाउंट्स चेंज हो जाएंगे, पेमेंट करने वाले और रिसीट करने वाले। फॉरेन करेंसी रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से या तो फेयर वैल्यू में इफेक्ट आएगा, कैश फ्लो में इफेक्ट आएगा। ये सभी तरह की रिस्क में से मुझे इंपैक्ट या तो कैश फ्लो में आता है या तो फेयर वैल्यू में आता है, कहीं तो फ्लक्चुएशन आता है, 2 में से। कैश फ्लो कम ज्यादा आएगा या फेयर वैल्यू कम ज्यादा आएगा। और 5वां रिस्क है मेरा अदर प्राइस रिस्क, कमोडिटी रिस्क। कमोडिटी, वो कमोडिटी चाहे कॉपर, गोल्ड, चाहे ऑयल या इक्विटी शेयर्स, चाहे जो भी हो, ये अदर प्राइस रिस्क, उसके फ्लक्चुएशन से मेरी बुक में रिस्क आ रही है। तो वो जो रिस्क है वो हमने डिस्कस किया अभी। अंडरलाइंग रिस्क, अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? 10% बॉन्ड जिसका इंटरेस्ट रेट फिक्स है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, मतलब रिस्क कौन सी है? इंटरेस्ट रेट। वो चेंज हो गया तो इफेक्ट कहां पे होगा? कैश फ्लो पे नहीं होगा। 10% फिक्स्ड है, फिक्स मिलते रहेगा मुझे, लेकिन फेयर वैल्यू चेंज होती जाएगी। मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो फेयर वैल्यू कम होगी, मार्केट का इंटरेस्ट रेट कोटेड रेट से कम हो गया तो फेयर वैल्यू बढ़ेगी। ये फेयर वैल्यू फ्लक्चुएशन से बचना है, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट स्वैप लिया। यहां जो फ्लक्चुएशन आएगा माइनस में तो यहां प्लस आएगा, यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा। ये इस एक्टिविटी को कहते हैं हेजिंग। यहां की वोलेटिलिटी इन कैश फ्लो या इन फेयर वैल्यू, इससे बचना है तो मैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूं जो यहां की वोलेटिलिटी से यहां कॉम्पेंसेट करे। ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, टू सेफगार्ड माई सेल्फ फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज और इन टर्म्स ऑफ फेयर वैल्यू। ये 2 वोलेटिलिटीज की मेरे पास क्या है? रिस्क है। ये 2 वोलेटिलिटीज की फ्लक्चुएशंस से मैं एक्सपोज्ड हूं। ये एक्सपोजर कहां से आता है? ये 5 रिस्क से आता है। क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड अदर प्राइस रिस्क। इसकी वजह से कैश फ्लो में फर्क आएगा या तो फेयर वैल्यू में फर्क आएगा। ये 2 एक्सपोजर्स है। इससे बचने के लिए डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, तो रिस्क कॉमन होगी, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की एंड अंडरलाइन की रिस्क कॉमन होगी। वही रिस्क से यहां पे लॉस है तो डेरिवेटिव में गेन होगा, अंडरलाइन पे गेन है तो डेरिवेटिव में लॉस होगा। ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट करने के लिए जो मैं करता हूं उसे कहते हैं हेज अकाउंटिंग। उसे क्या कहते हैं? हेज अकाउंटिंग एक। और दूसरा है ये डेजिग्नेशन ऑफ अंडरलाइन एट एफवीटीपीएल। तो यहां पे नेसेसरीली क्या है? फेयर वैल्यू फ्लक्चुएशन आता है इस केस में। बात समझ में आ रही है आपको? ये चॉइस है, बट ये चॉइस इंसेप्शन पे अकाउंटिंग मिसमैच होने के बाद ही मिलता है। मतलब 10% फिक्स रेट बॉन्ड आज है, तभी मेरे पास इंटरेस्ट रेट स्वैप सेम डे पे, सेम टाइम पे होना चाहिए, डे 1 पे। वो बाद में लिया तो अकाउंटिंग मिसमैच डे 1 पे नहीं है, ये डेजिग्नेशन नहीं हो सकता। ये हेज अकाउंटिंग का ही तरीका है। डेजिग्नेशन इज नथिंग बट हेज अकाउंटिंग। बट ये डेजिग्नेट करने के लिए जब अकाउंटिंग मिसमैच इंसेप्शन में होता है तो आपको हेज अकाउंटिंग की जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई नहीं करनी पड़ती। वो डायरेक्टली एज इट इज हेज अकाउंटिंग का इफेक्ट आपको अवेल करने को मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है।
बिकॉज ये इंसेप्शन पे मिसमैच है। इंसेप्शन पे मिसमैच नहीं तो हेज अकाउंटिंग की कंडीशन सेटिस्फाई करो और यही आप डेजिग्नेशन करो, लेकिन वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। यहां पे कंडीशंस नहीं, दोनों हेज अकाउंटिंग ही है। यू आर अल्टीमेटली अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेज अकाउंटिंग बट विदाउट सेटिस्फाइंग द कंडीशंस, क्योंकि ये मिसमैच शुरुआत में है। तो हेज अकाउंटिंग की बहुत सी बातें मैंने आपसे अभी कर दी। तो वहां पे स्लाइड डेक से मैं क्विकली मॉडल्स बताऊंगा आपको। मैंने जो 4 सिनारियोज है उसमें से एक सिनारियो आपके पास मैंने बता दिया, मैंने रिस्क बता दी, और उस रिस्क से एक्सपोजर आता है कैश फ्लो में या फेयर वैल्यू में, ये मैंने आपको बता दिया। तो वहां पे मैं एक बार वेरी क्विकली इसके बारे में आपसे बताऊंगा, बट ये सेम ही है। मैंने ये क्लासिफिकेशन के लिए नहीं बोला, मैंने ये हेज अकाउंटिंग एंड हेजिंग से रिलेटेड ये बातचीत की। आर यू विथ मी ऑन दिस? सेकेंड कंडीशन एसपीपीआई का ये हमने डिस्कस कर लिया था। लीवरेज इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, ये हमने डिस्कस किया था, ये यही है। यहां पे फेयर वैल्यू के बारे में हमने बात डिटेल में की है। हमने ओसीआई के बारे में भी, ओसीआई ऑप्शन के बारे में भी बात डिटेल में की है विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट्स। ये एक्सप्लिसिट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा ये ऑप्ट करने के लिए। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, वेरी सिंपल, 2 ही कैटेगरीज। नंबर 1 एफवीटीपीएल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। एफवीटीपीएल में कौन सी एसेट्स लाइबिलिटीज, एफवीटीपीएल में कौन सी लाइबिलिटीज जाएगी? नंबर 1 फाइनेंशियल लाइबिलिटीज विच आर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, नंबर 2 डेरिवेटिव लाइबिलिटीज, और नंबर 3 डेजिग्नेटेड लाइबिलिटीज इन केस ऑफ अकाउंटिंग मिसमैच एटसेट्रा। ये 3 लाइबिलिटीज ही सिर्फ क्या होती है, एफवीटीपीएल में जाएगी। बाकी सभी लाइबिलिटीज मेरी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में आती है। दिस इज अ रेसिड्यूअल कैटेगरी। रेसिड्यूअल कैटेगरी, ये रेसिड्यूअल कैटेगरी है। फाइनेंशियल एसेट में कौन सी रेसिड्यूअल कैटेगरी है? एफवीटीपीएल इज द रेसिड्यूअल कैटेगरी। किसी भी कैटेगरी में समा नहीं पा रहा फाइनेंशियल एसेट, एफवीटीपीएल में आ जाएगा, रेसिड्यूअल कैटेगरी। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में अमोर्टाइज्ड कॉस्ट इज द रेसिड्यूअल कैटेगरी। 3 ही लाइबिलिटी, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में 3 ही लाइबिलिटीज एफवीटीपीएल में जाएगी। नंबर 1 द लाइबिलिटीज विच आर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, वो बहुत रेयर सिचुएशंस में है। नंबर 2 डेरिवेटिव लाइबिलिटीज, एंड नंबर 3 विच आर डेजिग्नेटेड लाइबिलिटीज टू बी मेजर्ड अंडर एफवीटीपीएल। वहां पे भी अकाउंटिंग मिसमैच हो सकता है, जैसे एसेट में है लाइबिलिटीज में भी हो सकता है। तो वहां पे भी हम लाइबिलिटी डेजिग्नेट कर सकते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड अगर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है तो अंडरलाइन लाइबिलिटी भी हम अंडर एफवीटीपीएल क्लासिफाई कर सकते हैं, टू हैव अ कॉमन अकाउंटिंग फॉर अंडरलाइन एंड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सो ये हमने फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के बारे में देखा। यहां पे सिर्फ एक बात ध्यान में रखने जैसी है, एफवीटीपीएल में जो भी लाइबिलिटी जाती है पूरा गेन और लॉस पीएनएल में जाएगा, एक्सेप्ट 1 केस वेयर ओन क्रेडिट रिस्क की वजह से, ओन क्रेडिट रिस्क की वजह से अगर कोई फ्लक्चुएशन आता है तो वो गेन और लॉस कहां जाएगा, ओसीआई में जाएगा। अब तक एग्जामिनेशन में पूछा नहीं, बट ध्यान में रखने जैसी बात है। ये स्क्रीन स्टॉप हो गया है, 1 मिनट रुकिए। सो बस इतना ही ओन क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड। फेयर वैल्यू किस वजह से चेंज होती है? फेयर वैल्यू चेंजेस होने के कई सारे रीजन से, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, फॉरेन करेंसी रेट चेंज हो गया, मेरी क्रेडिट रिस्क चेंज हो गई तो फेयर वैल्यू चेंज होता है। मेरी क्रेडिट रिस्क चेंज हो गई तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट स्प्रेड चेंज होगा, क्रेडिट स्प्रेड चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली फेयर वैल्यू चेंज हो जाएगी। am I right? तो ये जो चीज है, तो ओन इसका कैलकुलेशन तो आएगा ही नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ओन क्रेडिट रिस्क वाला
कैलकुलेशन कैसे करें, फेयर वैल्यू, टोटल फेयर वैल्यू चेंज, उसमें से ओन क्रेडिट रिस्क की वजह से कितना चेंज हुआ है, बाकी का P&L में जाएगा, ये OCI में जाएगा। दैट्स इट, ये ध्यान में रखिए बस। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का मतलब हमने देखा, व्हाट इज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, तो ये दोबारा से वापस नहीं करेंगे। अब जो बचा है डेरिवेटिव अकाउंटिंग एंड एम्बेडेड डेरिवेटिव अकाउंटिंग, ये हमने ऑलरेडी किया है। बस डेरिवेटिव का मतलब जानेंगे, एम्बेडेड डेरिवेटिव भी आप जानते हो, उसका अकाउंटिंग भी आप जानते हो, ये बस मुझे आपको याद दिलाना है कि ये क्या है। ये एक सेकेंड, कुछ चैट है क्या? नहीं, ओके। अब यहां पे डेरिवेटिव का मतलब है, ये करेंगे एम्बेडेड डेरिवेटिव्स, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स, व्हाट इज डेरिवेटिव? 3 कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए डेरिवेटिव्स में। नंबर 1, इट डजंट हैव इट्स ओन वैल्यू, इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स अंडरलाइन, सो डेरिवेटिव। नंबर 2, it will never be settled on day 1, it will be settled in future day at a future amount. And number 3, it doesn't require initial investment, या it requires negligible initial investment. ये 3 फीचर्स डेरिवेटिव के, ये 3 फीचर्स है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हम क्या कहेंगे, वो डेरिवेटिव है। हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाली बात की थी, इक्विटी शेयर 3 महीने के बाद बेचेंगे। अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट है इक्विटी शेयर, फ्यूचर में 3 महीने के बाद बेचेंगे एट अ फिक्स रेट, इट्स अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। 2 अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उसकी वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट की खुद नहीं है। इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू जैसे फ्लक्चुएट होगी, फॉरवर्ड प्राइस चेंज होगी, अकॉर्डिंगली उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी। इट डजंट हैव इट्स ओन वैल्यू, डिराइव्स इट्स फ्रॉम द अंडरलाइन, दैट इज इक्विटी शेयर। नंबर 2, इनिशियली कुछ इन्वेस्टमेंट किया, बिल्कुल नहीं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, सामने वाले की रिस्क रिवॉर्ड्स इक्विवेलेंट है मेरे जितने, उसको लॉस होगा मुझे प्रॉफिट होगा, उसे प्रॉफिट होगा मुझे लॉस होगा, इक्वल, नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, उसको मैंने राइट दिया है या मैंने राइट परचेस किया है, तो मैंने राइट परचेस करने के लिए कुछ प्रीमियम दिया, उसने राइट परचेस करने के लिए उसने मुझे कुछ प्रीमियम दिया, बट वो निग्लिजिबल रहता है, दैट इज ओनली इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। नंबर 3, इट इज ऑलवेज सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट। अभी कॉन्ट्रैक्ट किया है, 3 महीने के बाद सेटल होगा, इट इज ऑलवेज सेटल्ड एट फ्यूचर डेट। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखना है इफ यू वुड लाइक टू कंसिडर दैट एज अ डेरिवेटिव। ऑप्शन, ईसॉप्स, ईसॉप्स क्या है? ईसॉप का कॉन्ट्रैक्ट है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ईसॉप देता है। स्टॉक ऑप्शंस, 3 साल आप मेरे साथ रहो, आपको मैं ऑप्शंस अभी ग्रांट करता हूं, 3 साल रहोगे तो ये ऑप्शंस का राइट आपको वेस्ट हो जाएगा। अगेंस्ट दीज ऑप्शंस आई विल डिलीवर यू फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट अ फ्यूचर डेट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऑप्शन, खुद की वैल्यू है ऑप्शन की नहीं, डिराइव कैसे करेंगे? अंडरलाइन क्या है? इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स से वो ऑप्शन की वैल्यू डिटरमाइन करेगी, उसके लिए हम स्टॉक ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स क्या करेंगे, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल हम यूज करेंगे, ब्लैक एंड शोल्स मॉडल। तो वो ऑप्शन की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है फ्रॉम द इक्विटी शेयर्स, इट विल बी ऑलवेज डिराइव, सो डेरिवेटिव, ऑप्शन क्या है? डेरिवेटिव, क्योंकि इट्स डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइन इक्विटी शेयर्स। इट विल बी सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट, 3 साल के बाद एम्प्लॉय को क्या होगा, वो सेटलमेंट मिलेगा। अभी ऑप्शन दिए हैं, सेटल अभी नहीं होंगे, 3 साल के बाद सेटल एट अ फ्यूचर डेट। अभी जब दिए हैं ऑप्शंस, उसको कुछ अभी कॉस्ट है या उसकी या मेरी, किसी की कोई कॉस्ट नहीं, निल इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स, अभी कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं, तो वो ऑप्शंस डेरिवेटिव है। उसको क्लासिफाई करना है, किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे? बिटवीन इक्विटी एंड लायबिलिटी, इश्यूअर के बुक्स में, एम्प्लॉय खुद की बुक्स नहीं बनाता। कौन सा एम्प्लॉय है? अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप आपकी बैलेंस शीट बनाते हो क्या? तो एम्प्लॉय अपनी बैलेंस शीट नहीं बनाता, एम्प्लॉयर बैलेंस शीट बनाता है, तो उसके बुक्स में ये ऑप्शन कहां क्लासिफाई होंगे? डिपेंड करता है कैसे सेटलमेंट होगा। फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में इक्विटी, अगर वो नेट सेटल किए जाएंगे कैश में, लायबिलिटी। हमारा सभी जो नॉलेज आपने सुबह से हमने देखा है वो हम अभी इमीडिएटली अप्लाई कर रहे हैं।
बात समझ में आ रही है सबको मेरी? इज एवरीबडी विथ मी? अकाउंटिंग क्या होता है डेरिवेटिव का, हमने अभी देखा। डेरिवेटिव का अकाउंटिंग मार्क टू मार्केट से होता है, मतलब एवरीथिंग इज एफवीटीपीएल। हमने क्लासिफिकेशन देखा था, तो हमने देखा था डेरिवेटिव्स विल बी क्लासिफाइड टू बी मेजर्ड अंडर एफवीटीपीएल। शुरुआत में फेयर वैल्यू में होगा, पीरियोडिकली भी फेयर वैल्यू पे होगा। बात समझ में आ रही है आपको? इट डजंट हैव फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, इट्स नीदर एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। पहला कंडीशन फेल, इट्स नॉट एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आल्सो, इट विल बी क्लासिफाइड अंडर एफवीटीपीएल टू बी मेजर्ड सब्सिक्वेंटली। तो ये हमेशा एफवीटीपीएल पे जाता है। व्हाटएवर मे बी द पर्पस ऑफ डेरिवेटिव, वेदर इट इज फॉर हेजिंग पर्पसेस or whether it is for other than hedging purposes. other than hedging है speculation, तो भी FVTPL, hedging के लिए है तो भी FVTPL if hedge accounting is not getting followed. hedge accounting अगर entity follow करती है तो फिर hedge accounting के principles लगेंगे। तो जनरली ये कहा जाता है फिर in that case अदरवाइज हेज अकाउंटिंग के बावजूद ये एफवीटीपीएल जा सकता है, बट देन अंडरलाइंग भी एफवीटीपीएल में जाएगा, फेयर वैल्यू हेज मॉडल में। लेकिन अगर कैश फ्लो हेज मॉडल है, मतलब फेयर वैल्यू में फ्लक्चुएशन है या एक्सपोजर फेयर वैल्यू को है, तो फिर भी पीएनएल में ही जाएगा। लेकिन कैश फ्लो में अगर एक्सपोजर है तो डेरिवेटिव अगर कैश फ्लो का एक्सपोजर मिटिगेट करने के लिए लिए है, तो डेरिवेटिव का फ्लक्चुएशन, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का फ्लक्चुएशन जो है, हम उसको पार्क करेंगे ओसीआई में, उसे कहते हैं कैश फ्लो हेज रिजर्व। करेक्ट? सो डेरिवेटिव का अकाउंटिंग दो ही तरीके से होगा, या तो ओसीआई में या तो पीएनएल में। बट ओसीआई में कब होगा? ओनली इफ एंटिटी इज फॉलोइंग हेज अकाउंटिंग एंड दैट हेज अकाउंटिंग इज फॉलोड फॉर कैश फ्लो एक्सपोजर्स, तभी वो ओसीआई में जाएगा, अदरवाइज वो पीएनएल में जाएगा। बात समझ में आ रही है आप सबको मेरी? ये मैं फास्ट ले रहा हूं ये बिकॉज वी आर रिवाइजिंग इट। इसको अगर एक्सप्लेन करते बैठा तो आपको पता है 3 घंटे हमने ऑलरेडी स्पेंड कर दिए इसके ऊपर। ये नहीं हो सकता अभी रिवीजन के लिए। टॉपिक 3 घंटे में खत्म होना एक्सपेक्ट था, ऑलरेडी 4 घंटे हो चुके हैं। अभी ईसीएल नहीं हुआ, हेज अकाउंटिंग नहीं हुआ। ठीक है, यहां पे कोई सवाल? ओके। एम्बेडेड डेरिवेटिव्स आप जानते हो, हमने ये अकाउंटिंग ऑलरेडी किया है। व्हाट इज एम्बेडेड डेरिवेटिव? दैट इज हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इट मींस द हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मेरे पास अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे भी हो सकता है, लाइबिलिटी साइड में भी हो सकता है, एसेट में भी हो सकता है। जरूरी है कि ये सिर्फ लाइबिलिटी में हो? हमने एग्जांपल लाइबिलिटी का देखा, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एम आई राइट? हाँ या ना? हाँ। अब ये जो एग्जांपल देखा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला, उसमें हमने देखा एक डिबेंचर है जो कन्वर्टिबल है, मैंने इशू किया, कन्वर्टिबल इनटू ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमने सोचा हाँ फिर कन्वर्जन होगा तो फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में होगा, तो ये फिक्स टू फिक्स टेस्ट सेटिस्फाई हो गई, तो इसका स्प्लिट अकाउंटिंग हम करेंगे। एक कंपोनेंट फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी विल बी लाइबिलिटी, रेसिडुअल अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज इक्विटी। हमारा यही उसका अकाउंटिंग है, यही एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट है। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट embedded derivative by way of conversion option on the host contract of debentures. Compulsorily convertible debentures, so debenture is the host contract, embedded derivative is the conversion option. Correct? Am I right? उसका अकाउंटिंग कैसे किया हमने? स्प्लिट अकाउंटिंग किया। तो लाइबिलिटी साइड में जो भी हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट आता है तो उसका अकाउंटिंग स्प्लिट अकाउंटिंग ही करना है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट में, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, जहां पे भी फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट नहीं होता, ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स इनटू वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये दोनों लाइबिलिटीज है, एक डेट लाइबिलिटी है, एक डेरिवेटिव लाइबिलिटी है। ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इनटू फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डेट इक्विटी है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बट कन्वर्जन ऑप्शन इज इनटू फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो कन्वर्जन ऑप्शन का नेचर जो है, कैरेक्टरिस्टिक जो है, वो इक्विटी के नेचर का है।
ऑब्लिगेशन नहीं, फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इस ऑप्शन के जरिए दिए जाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन को इक्विटी में क्लासिफाई किया। कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी, क्लासिफाई द रेसिडुअल अमाउंट एज द इक्विटी, वो ऑप्शन की वैल्यू है बट वो इक्विटी क्लासिफाई की है। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इनटू वेरिएबल नंबर, वेरिएबल नंबर तो वो लाइबिलिटी फीचर है, इक्विटी फीचर नहीं है, और ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया तो कैश देनी पड़ेगी, दोनों लाइबिलिटी फीचर है। लेकिन डेट लाइबिलिटी, होस्ट इंस्ट्रूमेंट का, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट का डेट लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू, रेसिडुअल अमाउंट विल बी कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव लाइबिलिटी नॉट इक्विटी। ये वो हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट है। बात समझ में आ रही है सबको? तो लाइबिलिटी साइड में इशूड इंस्ट्रूमेंट में अगर कहीं पे भी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स है, तो उसको स्प्लिट करके लिखना ही पड़ेगा, प्रेजेंट करना ही पड़ेगा, अकाउंट उसी तरीके से करेंगे। एक लाइबिलिटी विच इज अ नॉर्मल लाइबिलिटी एंड दूसरा आएगा या तो डेरिवेटिव लाइबिलिटी या तो इक्विटी, स्प्लिट करना ही पड़ेगा लाइबिलिटी के साइड में। ये एसेट में नहीं हो सकता क्या? क्यों नहीं हो सकता? मैंने इशू किया, किसी ने इन्वेस्ट किया है तो मेरी लाइबिलिटी है, तो मैंने स्प्लिट करके दिखाया, किसी ने इन्वेस्ट किया तो उसकी एसेट होगी, am I right? हाँ या ना? एसेट साइड में क्या करेंगे? एसेट साइड में कहां स्प्लिट करेंगे? सब कुछ एसेट ही है। एसेट साइड का भी अकाउंटिंग आपको पता है। कैसे पता है? मैंने आपको बताया था कि यहां पे इन्वेस्टमेंट इन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स ये है। ऑप्शनली कन्वर्टिबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट अगर ऑप्शनली कन्वर्टिबल बॉन्ड है तो ये लीवरेज्ड इंस्ट्रूमेंट है। इसके भले ही फिक्स्ड और डिटरमिनेबल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज रहेंगे, लेकिन कंसिडरेशन में जो मिलता है वो इंटरेस्ट के साथ साथ कन्वर्जन ऑप्शन मिलता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट एसपीपीआई वाला टेस्ट फेल कर जाते हैं। ये पूरा कहां पे आएगा? एफवीटीपीएल। स्प्लिट करने की एसेट साइड में जरूरत नहीं है। इफ होस्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अ फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल एसेट, देन उसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? दोनों चीजें देखी थी हमने, दोनों चीजें देखी थी। लाइबिलिटी साइड में भी क्या होगा? स्प्लिट होगा, डेट इक्विटी या डेट डेरिवेटिव। लेकिन एसेट साइड में बिना स्प्लिट होके हम इसको करेंगे, लेकिन उसका होस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या चाहिए? फाइनेंशियल एसेट का चाहिए। एसेट साइड में तो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट एसेट रहेगा, बट हो सकता है वो नॉन फाइनेंशियल भी हो। नॉन फाइनेंशियल है तो उसको सेपरेट करना पड़ेगा। लेकिन होस्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल एसेट है अंडर IFRS 9, तो उसको स्प्लिट नहीं करेंगे। एंटायर इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करेंगे? एफवीटीपीएल में क्लासिफाई करेंगे। तो एम्बेडेड डेरिवेटिव्स का ये अकाउंटिंग बिल्कुल सिंपल है। लिखा है यहां पे, हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट इफ द होस्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अ फाइनेंशियल एसेट, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, वो चाहे फिक्स्ड हो वेरिएबल हो फर्क नहीं पड़ता। अगर उसका आंसर यस है तो अकाउंट फॉर एंटायर इंस्ट्रूमेंट अंडर IFRS 9, नो सेपरेशन इज रिक्वायर्ड। पर उसका बाकायदा रीजन पता है हमें। क्लासिफिकेशन में हमने रीजन देखा ऊपर, क्यों ऐसे करना है, तो ये वो रीजन, उसी का एप्लीकेशन है यहां पे दिया है। हम बस कंक्लूजन पढ़ रहे हैं, रीजन पहले ही देखा। एसपीपीआई टेस्ट मीट नहीं होता, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में नहीं जा सकता, एफवीटी ओसीआई में नहीं जा सकता, रेसिडुअल कैटेगरी एफवीटीपीएल। एंटायर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विल बी अकाउंटेड फॉर अंडर IFRS 9 अंडर एफवीटीपीएल। यहां पे एफवीटीपीएल लिख सकते हो आप। नो सेपरेशन इज रिक्वायर्ड, no separation of embedded derivative is required as far as this is financial asset, that entire hybrid instrument. अगर होस्ट कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल एसेट नहीं है, नॉन फाइनेंशियल एसेट है, रेंट एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू थर्ड करेंसी। थर्ड करेंसी मतलब मैं इंडियन एंटिटी हूं, जिससे शिप रेंट पे लिया है वो ऑस्ट्रेलियन एंटिटी है, उसकी करेंसी है AUD, मेरी करेंसी है INR, कॉन्ट्रैक्ट किया है यूरो में, थर्ड करेंसी। तो ये एम्बेडेड डेरिवेटिव है फॉरेन करेंसी कन्वर्जन का, ये सेपरेट करना पड़ेगा। होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है रेंट एग्रीमेंट, तो ये सेपरेट करना पड़ेगा। करेक्ट? ये अगर फाइनेंशियल लाइबिलिटी है तो उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, तो ये स्प्लिट करेंगे। IFRS 9, दोनों IFRS 9 है, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट भी IFRS 9,
डेरिवेटिव है तो भी IFRS 9, इक्विटी है तो भी IFRS 9, बट अगर होस्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरा नॉन फाइनेंशियल है तो दूसरा कोई भी फाइनेंशियल स्टैंडर्ड, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अप्लाई होगा उसके लिए, अदर स्टैंडर्ड। आर यू विथ मी एवरीवन? रिपीट की ये बात कुछ नई से नहीं की हमने, इसलिए मैंने कहा ये क्विकली करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये हम देखेंगे डी रिकॉग्निशन, ECL एंड हेज अकाउंटिंग। ब्रेक के बाद 35 मिनट्स का ब्रेक, इट इज 1:10 राइट नाउ, 35 मिनट्स के बाद मिलेंगे, ठीक है? 35 मिनट्स मतलब 10, 140, 145। ऑलराइट, बाय बाय।